दोस्तों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गांव को समझे बिना लेखपाल की तैयारी अधूरी है, क्योंकि लेखपाल सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि गांव की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज हम ग्रामीण परिवेश और विकास को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए और सीधे हम टिक कर सकें उसे। पहला क्वेश्चन, चलो मुझे बताइए, आप बताओ भारत की कितनी आबादी गांव में रहती है। सेकंड क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा कौन सी योजनाएं जुड़ी हुई है। तो मुझे जरूर आंसर दें इसका। चलो, आपको नहीं पता, आज हम आपको यही से स्टार्टिंग करते हैं। यही सब हमें पढ़ाना है और ये 5 मार्क्स की क्लास है आपकी। एक क्लास में 5 नंबर अगर कहीं से मिल रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम्य समाज और विकास, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो भारत की कितनी आबादी गांव में रहती है, बता सकता है कोई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और 5 मार्क्स की क्लास है हमारी। 5 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य ने क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं देश के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। केंद्र एवं राज्य सरकार की जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहली योजना जो आती है वो आती है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंदर एक योजना आती है राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन, DAYNULM, डे न्यूलम। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को हुई थी। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2013 को हुई थी, जिसे वर्ष 2016 में डे न्यूलम नाम दिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का नाम डे न्यूलम कब दिया गया, 2016 में। और स्टार्टिंग कब हुई थी, 23 सितंबर 2013 को हुई थी। इस योजना के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। इस योजना के अंदर यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात, केंद्र इसमें 75% पैसा देगा और राज्य इसमें 25% पैसा देगा, ठीक है ना। और पूर्व में इसका रेशियो अलग है। पूर्वोत्तर में इसमें 90 और 10 का रेशियो चलेगा। 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। तो पहली योजना हमारी समाप्त होती है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 सितंबर 2013 को स्टार्ट हुई और 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। और अगर ओवरऑल हम राज्य का जो प्रतिशत देखते हैं केंद्र और राज्य का, वो 75:25 है। और पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो वहां अलग है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो 90:10 होता है। अब सेकंड योजना आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात आती है तो हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAU, PMAY, यू होता है अर्बन। तो 25 जून 2015 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 25 जून 2015 को। इस योजना का उद्देश्य है शहरी गरीबों के लिए, कहाँ के, शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान को सुनिश्चित करना है, ठीक है जी। पक्के मकान बनाने के लिए शहरों में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और ग्राम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना। 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। PMAY शहरी 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मकान का स्वामित्व महिला या संयुक्त नाम पर दिया जाता है। अंगीकार 2025 अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर ने सभी के लिए आवास के वादे को घर घर पहुंचाया। 2.0 के तहत 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। तो 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। योजना नंबर 3 आता है आपकी स्क्रीन पर, हृदय योजना। हृदय योजना, इस योजना के अंदर क्या है,
ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण हेतु हृदय योजना ये जो है ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण हेतु ये चलाई गई। 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी ये योजना और 31 मार्च 2019 को समाप्त भी कर दी ये योजना, ठीक है ना। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर प्रदेश की बात आ गई। हृदय योजना में उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन कौन से आते हैं? मथुरा और वाराणसी। मथुरा और वाराणसी। तीसरी फिर नेक्स्ट योजना आती है अमृत मिशन योजना। अमृत मिशन, अमृत मिशन में आता है सबसे पहले 25 जून 2015 को शुरू हुई और इस योजना का लक्ष्य है हर घर में सीवरेज और नल कनेक्शन पहुंचाना। अमृत और अमृत 2.0 भी स्टार्ट हुई 2021 में। 25 जून 2015 को अमृत योजना स्टार्ट हुई और अमृत 2.0 हुई 2021 में अक्टूबर को। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसे, ठीक है जी। अगली योजना है स्वस्थ भारत मिशन शहरी योजना। स्वस्थ भारत मिशन शहरी योजना, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है? स्वस्थ भारत मिशन किसके नाम पे स्टार्ट हो सकती है? गांधी जी के नाम पे स्टार्ट हुई है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है। मिशन का दूसरा चरण 2.0 जो मिशन इसका स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 बजट 2021-22 में शुरू किया गया, ठीक है जी। अगली योजना आती है पीएम स्वनिधि योजना। ध्यान से सुनो, इंपोर्टेंट योजना है। पीएम स्वनिधि योजना की जैसे बात करते हैं तो 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है और योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी, कोई भी गारंटी उन्हें नहीं देनी, कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है और 31 मार्च 2030 तक इसे बढ़ा दिया और जो ब्याज का पैसा समय पर सबमिट करेगा उसे 7% की वार्षिक सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर की योजनाएं हम पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर की तो पहली योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 की दिशा में कार्य करता है। क्या कोई मुझे बता सकता है संविधान का आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 क्या कहता है, या 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, की दिशा में जो ये कार्य करती है। पर फिर आपकी नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई। इसका लक्ष्य है ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का मकान देना। ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का मकान देगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है गांव के हिसाब से। 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी योजना, याद रखना। और ग्रामीण ही लेखपाल होता है। तो मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर स्वच्छ कुकिंग स्पेस सहित अनिवार्य है। कुल लक्ष्य को बढ़ाकर 4.95 करोड़ घरों तक 4,95,00,000 घर बनाने का सरकार का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2028-29 तक कर दिया गया है। 2028-29 तक इस योजना पर काम चलेगा, ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री आवास योजना पे। 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी और न्यूनतम आकार 25 वर्ग है इसका और कुल लक्ष्य है 4.95 करोड़, मतलब 4,95,00,000 घर बनाने का सरकार का लक्ष्य है पूरे भारत के अंदर फ्री, ठीक है जी। अब नेक्स्ट योजना आपकी स्क्रीन पे हम बताते हैं। तो नेक्स्ट योजना आपकी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की स्टार्टिंग हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को। सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के मानकों के अनुरूप बनती हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के, इंडियन
रूरल कांग्रेस के मानकों के अनुरूप बनती है। फिर आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के हैं? मुखर्जी टाइटल 21 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टरों का अधिक विकास करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का जो है, ये योजना स्टार्ट हुई थी 21 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टरों का आर्थिक विकास करना। यह योजना पूरा योजना के स्थान पर लागू की गई। इसका पूरा नाम है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया था। ठीक है जी। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास हेतु लाया गया था। पूरा 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास हेतु लाया गया था। पूरा 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। ठीक है जी। और नेक्स्ट योजना है हमारी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो योजना है, ये ग्रामीण योजना है हमारी। ठीक है जी। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने मनरेगा को बदलकर एक नया अधिनियम लागू किया। इस नई योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो ग्रामीण योजना है, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने मनरेगा को बदलकर एक नया अधिनियम लागू किया। इस योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या संक्षेप में वीबीजी रामजी योजना रखा। वीबीजी रामजी योजना, वीबीजी रामजी योजना है इसका जो नाम बदल के, जिसपे बहुत परेशानी हुई लोगों को। वीबीजी रामजी योजना जो नाम रखा मनरेगा का, सरकार ने पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा था, फिर अब इसका नाम बदल के वीबीजी रामजी किया। ठीक है जी। अब मनरेगा अधिनियम 2005 में आया था। कोई मुझे बता सकता है मनरेगा अधिनियम किस की सिफारिश पे आया था? मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था और यह योजना 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से शुरू हुई थी तथा इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम मिला। नरेगा फिर मनरेगा फिर वीबीजी रामजी। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना है। और वीबीजी रामजी के नाम से इस योजना का जब नाम चेंज किया तो सरकार ने 2025 में बढ़ाकर इसमें 125 दिन प्रतिदिन वित्तीय वर्ष 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया। एक साल में हम 365 दिन में से 125 दिन रोजगार देंगे इस योजना के तहत। ठीक है जी। चलो, सरकार ने कुछ तो अच्छा किया। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना जून 2011 में शुरू हुई थी ये योजना। इसका नाम नवंबर 2015 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया था। फिर योजना 2011 में शुरू हुई थी, इसका नाम 2015 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका लक्ष्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है जी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब बात करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, 2 अक्टूबर 1952 को इसकी स्टार्टिंग हुई। इसके 5 सिद्धांत थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। सिद्धांत नंबर 1 था सामाजिक न्याय, सिद्धांत 2 था आत्मनिर्णय, सिद्धांत 3 था अधिकारिता, 4 था मानव अधिकार, 5 था सामूहिक कार्य। तो 5 सिद्धांत थे इसके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। अब अगली योजना आती है सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी। डीपीएपी जो योजना है 1973 में शुरू हुई थी। हनुमंतराव समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? हनुमंतराव जी की सिफारिश पर। ये याद रख लेना, अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा लेखपाल में तो यहां से पूछा जाएगा। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी 1973 में शुरू हुई और हनुमंतराव समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया था। अगली योजना है मरुभूमि विकास कार्यक्रम डीडीपी। डीडीपी योजना मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू हुई। 1 अप्रैल 1999 में इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात 75/25 है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार का पैसा 75% होगा और राज्य सरकार का 25% होगा। तो स्टार्टिंग 1977 से 1977-78 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। ठीक है ना, याद रखना है थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। और स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, जो ये अनुपात बांटा गया 75/25। ट्राइसम योजना क्या है? 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसम योजना स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1989 को। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें एक कला सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए 18 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए थी ग्रामीण क्षेत्रों के ट्राइसम योजना। ठीक है जी। नेक्स्ट योजना आती है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन होता है जिसके पास जमीन ना हो। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP 15 अगस्त 1983 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। अगर आपसे कोई पूछे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना कब शुरू हुई तो 15 अगस्त 1983 को। और पूछिए यार 15 अगस्त 1983 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चली हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर आपसे पूछे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और छठी पंचवर्षीय योजना में हमने कितना तरक्की किया था, हमारा लक्ष्य क्या रखा गया था, या कौन कौन सी योजना छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी, मुझे कमेंट करके बताइए। जवाहर रोजगार योजना JRY, जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में शुरू हुई। इसे NREP और RLEGP का विलय करके बनाया गया। जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी, मुझे कमेंट करके बताओ। अप्रैल 1989 में ये स्टार्टिंग हुई थी और इसे NREP और RLEGP का विलय करके बनाया गया था। ठीक है जी। सॉरी। रोजगार आश्वासन योजना EAS 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना लक्ष्य था। रोजगार आश्वासन योजना का 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई। प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को, हर एक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य था रोजगार आश्वासन योजना का। रोजगार आश्वासन योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई थी? अब पढ़ते हैं वित्त मंत्रालय की योजनाएं। अभी हमें पढ़ा ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं, अब पढ़ेंगे हम वित्त मंत्रालय की योजनाएं। ठीक है जी। वित्त मंत्रालय में पहला आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई, यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। अगस्त 2025 तक खातों की संख्या प्रधानमंत्री जनधन योजना में 56 करोड़ 16 लाख से अधिक हो चुकी है, जिसमें 55.7% खाताधारक महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात इस योजना की क्या है ना, 55.7% खाताधारक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। 2025 तक खातों की संख्या 56 करोड़ 16 लाख होगी
और इन 56 करोड़ 16 लाख में 55.7% महिलाएं हैं। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में 9 मई 2015 को शुरू हुई। यह असंगठित क्षेत्र के लिए है और इसमें 18 से 40 वर्ष के नागरिक शामिल हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के नागरिक, असंगठित क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। 9 मई 2015 को स्टार्टिंग हुई थी अटल पेंशन योजना की। एनपीएस, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा है। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा है। फिर नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई और बजट 2024-25 में ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। और श्रेणियां शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक और तरुण प्लस, ये पांचवा जो पॉइंट है तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक, ये अभी जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसमें अभी चेंजेस हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। बजट 2024-25 में ऋण सीमा, ब्याज की जो सीमा है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। और इसमें 5 श्रेणियां, पहली श्रेणी में छोटे बच्चे आते हैं शिशु 50,000 तक का, ठीक है ना। और किशोर में आता है 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण में आता है 5 से 10 लाख तक का और तरुण प्लस में आता है 10 लाख से 20 लाख तक का, ठीक है जी। अगली योजना आती है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ये कौन सी योजना है भाई, कब स्टार्ट हुई थी, कोई बता सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई थी। न्यूनतम जमा राशि इसमें 250 रुपए सालाना, 250 रुपए आप सालाना जमा करोगे और अधिकतम 15 लाख और अधिकतम 15 लाख। न्यूनतम आप 250 रुपए सालाना जमा करो और अधिकतम 15 लाख रुपए सालाना जमा करो। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई। अगर आपसे पूछे पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म क्या है हिंदी में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। 18 से 50 वर्ष के लोगों को मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज है इसके अंदर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई। 18 साल से लेकर 50 साल के लोगों के मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई और 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा, मृत्यु, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए मिलेंगे इसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा, मृत्यु, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो मिशन है ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। 5 अप्रैल 2016 को कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ? स्टैंड अप इंडिया। एससी और एसटी और महिला उद्यमियों को, ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 80% ऋण महिलाओं को मिले। स्टैंड अप इंडिया में 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। एससी एसटी और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम के लिए ऋण 80% ऋण महिलाओं को मिलेगा स्टैंड अप इंडिया में 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट हुआ। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेंड्स में सहायता प्रदान की जाती है। बजट है 13,000 करोड़ रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना का। 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेड्स में सहायता प्रदान की जाती है। बजट इसका 13,000 करोड़ रुपए है पीएम विश्वकर्मा योजना का। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना के अंदर 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। उद्देश्य है
भारत को विनिर्माण हब बनाना। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है भारत को विनिर्माण हब बनाना। कब स्टार्ट हुआ? 25 सितंबर 2014 को। स्टार्टअप इंडिया जो योजना है 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। ठीक है जी। पीएम जनमन योजना, जो पीएम जनमन योजना है इसका क्या उद्देश्य है? पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुई। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस के लिए है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस के लिए है। ठीक है जी। आयुष्मान भारत योजना जो अभी स्टार्ट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इसे याद करना जरूर, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है PMJAY 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी और प्रति परिवार में प्रत्येक सदस्य को एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करते हैं। आप 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अगली योजना है नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की बात आई और उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई है और 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी हुए इस योजना के अंतर्गत। कितने कनेक्शन? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने कनेक्शन हुए? 10 करोड़ 33 लाख से अधिक। जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं और अब चल रहा है 2026। तकरीबन 12 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन अब तक हो चुके होंगे। तो हमें डाटा क्या याद रखना? 10 करोड़ 33 लाख और जुलाई 2025 तक का आंकड़ा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू हुई थी योजना। नेक्स्ट मंत्रालय आते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? कमेंट करके बताओ। तो इसके अंतर्गत पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को रोकना है। गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को रोकना है, इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात को रोकना है। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। स्टार्टिंग कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य था गिरते बाल लिंग अनुपात को रोकना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना आपकी स्क्रीन पर है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? मिशन 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना है। मिशन शक्ति योजना किसके अंतर्गत है? 1 अप्रैल 2024 को स्टार्टिंग हुई। महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना है। इसके 2 उपभाग है। संबल होता है सुरक्षा एवं संरक्षा और सामर्थ्य का मतलब होता है सशक्तिकरण। मिशन शक्ति के 2 उपभाग है, संबल और सामर्थ्य। संबल का मतलब है सुरक्षा और संरक्षा और सामर्थ्य का मतलब है सशक्तिकरण। नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। इसमें 3 किस्तों में 5,000 की सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में PMMVY में 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। इसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट योजना है समेकित बाल विकास योजना ICDS। समेकित बाल विकास योजना 1975 में शुरू हुई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। समेकित बाल विकास योजना ICDS 1975 में शुरू हुई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है योजना समेकित बाल विकास योजना। उज्ज्वला योजना में तस्करी की रोकथाम के लिए यह योजना 2007 में शुरू हुई।
यह योजना तस्करी, ट्रैफिकिंग की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए है। यह एलपीजी वाली उज्ज्वला से अलग है। उज्ज्वला योजना एलपीजी वाली से अलग है। अभी आपने दिल्ली में सुना होगा इतने बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो गए, इतनी लड़कियों को ट्रैफिकिंग के शिकार हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी चर्चा में रही है। उज्ज्वला योजना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला से अलग है, ये एलपीजी से संबंधित नहीं है, ये तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट मंत्रालय आता है शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी योजना स्टार्ट करी? शिक्षा मंत्रालय की पहली योजना है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूल से संबंधित है, मैं बताता हूं। 5 सितंबर 2022 को अनुमोदित हुई थी पीएम श्री योजना। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना। शिक्षा मंत्रालय में एक योजना आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना में पीएम पोषण योजना सितंबर 2021 में शुरू हुई। इसमें वर्ष 1995 में शुरू हुए मिड डे मील योजना का स्थान लिया। पीएम पोषण योजना किस स्थान पर आई थी? मिड डे मील योजना के स्थान पर। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी कमजोर क्षेत्र में पीएम पोषण योजना स्टार्ट की गई। वो इसलिए की गई मिड डे मील की जगह जो बच्चे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन्हें मिड डे मील मिलता था, अब उन्हें मिड डे मील की जगह मिलेगा प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत। ठीक है जी। नेक्स्ट योजना है उल्लास योजना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। उल्लास योजना का लक्ष्य क्या है? वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है 15 वर्ष से अधिक बच्चों के। उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है उल्लास का। ठीक है जी। लद्दाख उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है लद्दाख। ठीक है जी। और समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू हुआ। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, रमशा और शिक्षक शिक्षा योजनाओं का विलय किया गया। ठीक है जी। और उन्नत भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ। उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना, आईआईटी दिल्ली समन्वयक है इसका। उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के से जोड़ना होता है। नेक्स्ट मंत्रालय आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जितनी भी योजनाएं होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि किसान से रिलेटेड होता है लेखपाल, और हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? लेखपाल के लिए। और ये मंत्रालय कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसे ध्यान से समझना इसकी सारी योजना। ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान निधि योजना जो स्टार्ट हुई थी 2019 में 24 फरवरी को हुई थी। इसमें क्या है? किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए, मतलब 3 किस्तों में मिलेंगे, 2-2 हजार रुपए की किस्तों में हर 4 महीने में। ठीक है ना, 3 किस्तों में मिलते हैं इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई। प्रीमियम दरें खरीफ 2% है फसल बीमा योजना में, और रबी की 1.5% और वाणिज्यिक फसलें 5% है। फिर मैं दोबारा बताता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई। 6,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार देती है किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 से शुरू हुई और प्रीमियम दर खरीफ फसल पे 2% और रबी पे 1.5% और वाणिज्यिक फसलों पे 5% रखा गया। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई। 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 की मासिक पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई। 60 वर्ष की आयु के बाद के किसानों को 3,000 की मासिक पेंशन मिलती है इसके अंदर, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई। सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में समाधान प्रदान करना है। जो सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला है उसमें समाधान प्रदान करता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। फिर एक योजना आती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत आपकी धरती की जांच होती है, खेती की धरती की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले
कि सूरतगढ़ योजना का शुभारंभ हुआ, वहां से हुआ था, सूरतगढ़ से, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। उद्देश्य है भारत भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना। योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना की थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट मंत्रालय आता है विद्युत मंत्रालय। विद्युत होता है बिजली से रिलेटेड, ठीक है जी। इसमें कौन सी योजना स्टार्ट करी? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य इसका शॉर्ट फॉर्म है, सौभाग्य योजना स्टार्ट करी थी विद्युत मंत्रालय ने। सौभाग्य की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए 2017 में 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 से होता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट उदय योजना। उदय योजना में क्या है? उदय योजना है नवंबर 2015 में शुरू हुई। उदय का उद्देश्य है राज्य की बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम को भारी कर से बाहर निकालना, उनकी परिचालन क्षमता ऑपरेशनल इफिशिएंसी में सुधार करना था ताकि वो 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सके। उदय योजना के अंतर्गत, ठीक है जी, 24 घंटे बिजली का लक्ष्य है। नेक्स्ट मंत्रालय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है जी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना PM कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू हुई। किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना। प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है मार्च 2019 में शुरू हुई थी। किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना। फिर नेक्स्ट योजना आती है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई। उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 में शुरू। उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मंत्रालय आता है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय में योजना आती है गोवर्धन योजना। अप्रैल 2018 में करनाल हरियाणा से शुरू हुई थी। मवेशियों के गोबर को बायोगैस में CNG में बदलना। यह योजना वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ। 50-50 रेशियो है केंद्र और राज्य के अनुपात में वित्त पोषण का, ठीक है जी, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट योजना आती है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना लॉन्च हुई 25 दिसंबर 2019 को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती थी उस दिन, 25 दिसंबर 2019 को। उद्देश्य है भूजल ग्राउंड वाटर का प्रबंधन करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है वहां के ग्राउंड वाटर का प्रबंधन करना। नेक्स्ट योजना आती है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम, जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, शुरुआत हुई जून 2014 में। क्रियान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG। उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, प्रदूषण निवारण और शुद्धिकरण। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुरुआत जून 2014 में हुई। क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, और उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण करना, प्रदूषण निवारण करना और शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट योजना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष के एक योजना स्टार्ट की थी, दिसंबर 2014 में शुरू हुई। 7 बीमारियों से रिलेटेड मिशन इंद्रधनुष, जैसे पीलिया, पोलियो, TB, खसरा आदि के खिलाफ टीकाकरण था इसका। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी स्टार्ट हुई 2019 से 2020 में। पल्स पोलियो के 25 वर्ष पूरे होने पर यह स्टार्ट हुई। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी स्टार्ट हुई, 2021 में लॉन्च किया गया था इसका। जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई 12 अप्रैल 2005 को।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। सारा का सारा पैसा इसमें केंद्र का लगेगा। ठीक है जी। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक 12 अप्रैल 2005 को। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत योजना। इसके अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं? डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन से बढ़ाकर 970 मिलियन हो गया। इंटरनेट कनेक्शन कितना? 250 से बढ़कर 970 मिलियन हो गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत दूसरी योजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू हुई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। बहुत बड़ी योजना है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन योजना जो लॉन्च हुई है, इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ के खर्च के साथ शुरू करी गई योजना। 76,000 करोड़। फिर नेक्स्ट योजना संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय जो योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू हुई। डार्क टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू। डार्क टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट खाद्य और संस्करण उद्योग मंत्रालय के अंदर एक योजना है ओडीओपी, मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना। अगर आपसे पूछे एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये योजना कब स्टार्ट हुई? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का नाम आ गया फिर में। जिसके बाद में केंद्र ने अपनाया था इस योजना को। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। और कहां से शुरू की गई ये बताओ, कहां से इस योजना को, एक जिला एक उत्पाद योजना को कहां से शुरू किया गया? और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में संपदा नाम से शुरू, 2017 में नाम बदला गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में संपदा नाम से शुरू, 2017 में नाम बदला गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये एक मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके अंतर्गत कौन सी योजना आती है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2014 में शुरू हुआ। 63,000 जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 में शुरू हुआ था, और 63,000 जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए है। वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जनजातीय लोगों के को समग्र विकास के लिए। नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो योजना आती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन करना, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन करना, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लाभ जो था 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई? 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन करना, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नवनियुक्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तथा नई रोजगार सृजित करने हेतु नई कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है जी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई। कोविड-19 के दौरान सरकारी नौकरी गंवाने वाले 15,000 से कम वेतन के लिए है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले 15,000 से कम वेतन वालों के लिए योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 में शुरू, 20,050 करोड़ के निवेश के साथ 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ के निवेश के साथ 5 वर्षों के लिए स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय के अंदर आती है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंदर। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंदर कौन सी योजना आती है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका बजट कितना था? 20,050 करोड़ रुपए। स्टार्टिंग कब हुई? 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई, 5 वर्षों के लिए है। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसके अंतर्गत योजना आती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी 2008 और 2009 में शुरू हुआ। ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु सहायता। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008-9 में शुरू, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु सहायता। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू हुई। उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को सहायता देना। इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, जैसे बढ़ई, लोहार। 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिलता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू। उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों में को सहायता देना। इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, जैसे बढ़ई, लोहार। 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिलता है। इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना पर 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ब्याज मिलता है। इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, जैसे बढ़ई है, लोहार है। कोई भी कारीगर इससे रिलेटेड है पीएम विश्वकर्मा योजना से, ठीक है ना। 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिलता है, ये जो अभी स्टार्ट हुई थी 2023 में। 18वीं पंचायती राज मंत्रालय, मंत्रालय का नाम है पंचायती राज मंत्रालय। इसकी योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, इस योजना का पूरा नाम क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसके तहत ड्रोन तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों, आबादी देह की भूमि का सीमांकन और मानचित्रण किया जाता है। सीमांकन और मानचित्रण किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए कर सकें। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। स्वामित्व योजना की स्टार्टिंग 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं मंत्रालय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके अंतर्गत योजना आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू हुई। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, 4 किलो गेहूं मिलेगा, 1 किलो चावल मिलेगा। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल 2020 में योजना स्टार्ट हुई थी। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा, ठीक है जी। उपभोक्ता मामले और खाद्य मामलों के सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट मंत्रालय 20वां मंत्रालय आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंदर योजना है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना का पूरा नाम है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इस योजना का पूरा नाम क्या है? अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, उस्ताद है इसका पूरा नाम। इस योजना की शुरुआत 2015 में वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से कौन सी योजना की स्टार्टिंग की गई थी? उस्ताद योजना। उस्ताद योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है इसका? अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बुनकरों कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब योजना हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ही ये नौकरी है लेखपाल पटवारी की। पहली योजना आती है प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को स्टार्टिंग हुई थी। इसका 1 अप्रैल 2019 को स्टार्टिंग हुई थी। लाभ है बालिका के जन्म से स्नातक तक। बालिका जब बच्ची पैदा होगी तब से लेके स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक 6 चरणों में कुल 25,000 की राशि दी जाएगी उसे। और पात्रता परिवार की अधिकतम वार्षिक आय
कितने रुपए हो, 3 लाख रुपए होनी चाहिए वार्षिक आय उसकी 3 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 2019 को बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए की राशि। पात्रता परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए हो। दूसरी मंत्र प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना आता है। प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो ये 5 फरवरी 2024 को घोषणा हुई थी, जुलाई 2023 में हुई थी इसकी घोषणा, लेकिन स्टार्टिंग हुई 5 फरवरी 2024 को। उद्देश्य है आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख रुपए या लागत का 60% अनुदान। प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना 5 फरवरी 2024 को स्टार्टिंग हुई थी, घोषणा जुलाई 2023 में हुई थी। आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर फेंसिंग के लिए आवारा जो पशु हैं उनसे बचाव के लिए सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख रुपए लागत या 60% अनुदान दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट आता है यूपी एग्रीस योजना। यूपी एग्रीस योजना प्रारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2024 को। क्षेत्र आता है इसके अंदर बुंदेलखंड के 7 जिले सहित कुल 28 जिलों में विश्व बैंकों की सहायता से लागू होगी यूपी एग्रीस योजना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बता सकता है कोई? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की स्टार्टिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 2025 में। लाभ क्या है? प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देना। प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जो अभियान है ये 24 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ। प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देना। 5वीं योजना आती है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी किसे बोलते हैं? एक गाय के बच्चे को नंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी सितंबर 2023 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। शाहीवाल और गिर क्या है? ये भैंस और गाय की एक प्रजाति का नाम है शाहीवाल, एक भैंस की प्रजाति का नाम है गिर। थापरकर जैसी उन्नत नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है जी। नंदिनी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का स्टार्टिंग हुई थी 2 जून 2023 को। प्रावधान कोई भी व्यक्ति 60% धनराशि देकर अपने पूर्वजों के नाम पर गांव में विकास कार्य करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति 60% धनराशि देकर अपने पूर्वजों के नाम पर गांव में विकास कार्य करवा सकता है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत अगर किसी को कोई रोड बनवानी है तो उस रोड को बनवाने में अगर 100 रुपये लगे तो 60 रुपये देने के लिए देगा और अपने किसी भी पूर्वज का नाम रख सकता है। इस योजना के अनुसार 40% सरकार देगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं योजना है यूपी मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। संचालन हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुई थी 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 के लिए योजना यूपी मिलेट्स के नाम से। मोटे अनाज को बढ़ावा देना। मोटे अनाज में आता है जैसे मक्का, बीज, कीट का निःशुल्क वितरण होगा इसमें। नेक्स्ट योजना है 8वीं प्रधानमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सीएम ग्रिड्स योजना। सीएम ग्रिड्स योजना मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 अक्टूबर 2023 को इसकी स्टार्टिंग हुई। शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास करना। 9वीं योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना। प्रारंभ हुआ 30 सितंबर 2021 से। लक्ष्य था 2725 किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ का गठन करना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना 30 सितंबर 2021 को। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना 10 अक्टूबर 2023 को। शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास करना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना 30 सितंबर 2021 को। 2725 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन करना। नेक्स्ट योजना आती है 10वीं आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री समक्ष सुपोषण योजना। प्रधानमंत्री समक्ष सुपोषण योजना। तो प्रधानमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत स्टार्टिंग हुई थी 2021 और 22 में। लाभ है 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों, 11 से 14 वर्ष की एनीमिक बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण। प्रधानमंत्री सुपोषित योजना के अंतर्गत, ठीक है जी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 फरवरी 2018 को स्टार्टिंग हुई थी। आपदा या आर्थिक कमी से बेघर लोगों को घर देना। 2023-24 तक 2.57 लाख घर आवंटित किए गए। 2.57 लाख, 2 करोड़ 57 लाख। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018 में स्टार्ट हुई थी। बेघर लोगों को घर देना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना प्रारंभ हुआ 2021 में। प्रावधान क्या है इसका? बेसहारा गोवंश को
देखभाल करने वाले पशुपालकों को 900 प्रति माह देना डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना वर्ष 2021 में स्टार्ट हुई। बेसहारा गौवंश की देखभाल करने वाले पशुपालकों को 900 रुपए प्रति माह देंगे। ठीक है, 900 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ये याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना औद्योगिक विकास एवं अवसर संरचना विभाग वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विभाग वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 105 उद्यमी मित्रों को 1 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले। उद्यमी मित्रों को प्रति माह ₹70,000 वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, 70,000 वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उद्यमी मित्रों को प्रति माह 70,000 वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरुआत हुई 12 जून 2020 को। उद्देश्य 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चे, किशोर किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना। इस योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के। इस योजना के अंतर्गत 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपये प्रति कक्षा अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9 और 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपये प्रति कक्षा अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा के समय की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने हेतु 400 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई थी। 400 करोड़ की योजना थी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। नेक्स्ट योजना है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उद्देश्य है जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, पुनर्वास और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। लाभार्थी राज्य की महिलाएं एवं बालिकाएं जो जघन्य हिंसा के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उद्देश्य है जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, पुनर्वास और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। लाभार्थी राज्य की महिलाएं एवं बालिकाएं जो जघन्य हिंसा की शिकार हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट योजना उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। लाभ है प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। लाभ है प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निराश्रित 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता का लाभ है यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग पाया जाता है तो उसे प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, प्रति माह मिलेगी। उत्तर प्रदेश कुष्ठ पेंशन योजना, कुष्ठ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। कुष्ठ से प्रभावित लोगों को प्रति माह 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। फिर है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार योजना। अब हम पढ़ेंगे ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार योजना हमने कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व एवं स्वरूप क्या है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश की आधारशिला कहा जाता है।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में पाया गया के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भागीदार लगभग 16% है। ठीक है जी। वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 54.6% आबादी कृषि एवं समृद्ध कार्यों में लगी हुई है। भारत के पास विश्व का मात्र 2.4% भूभाग और 4.2% तेज पानी का स्रोत है, जिससे विश्व की 17.5% आबादी का भरण पोषण होता है। भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है और यहां अधिकांशतः लघु एवं सीमांत किसान हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि लगभग 61% किसान वर्षा पर निर्भर हैं। ठीक है जी। देश में कुल बुआई क्षेत्र का केवल 1/3 33% क्षेत्र ही सिंचित है, 67% वर्षा पर आधारित है। देश में कुल जो बुआई क्षेत्र है, जिस कृषि का क्षेत्र है, केवल 1/3 मतलब 33% ही सिंचित क्षेत्र है और वर्षा पर निर्भर है 67% आज भी हमारे भारत में। सोचने का विषय है किसानों की दशा। भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? प्राचीन काल पढ़ते हैं कृषि का इतिहास। प्राचीन काल में पाषाण व सिंधु सभ्यता थी। सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का श्रेय नवपाषाण काल में मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिला, जहां 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले। कहां से? लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। कोहलडीवा प्रयागराज, कोहलडीवा कहां पड़ता है? प्रयागराज से। अगर आपसे पूछे कोहलडीवा उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है? प्रयागराज से। 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपाजने का श्रेय प्राप्त है। कालीबंगा में सर्वप्रथम जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक है जी। वैदिक एवं मौर्य काल। वैदिक और मौर्य काल के अंतर्गत वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा, वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को, अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक अनाज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा गया। मौर्य काल में सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को अवैध मात्रक कहा जाता है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को भूमि कहा जाता है। गुप्त काल, गुप्त काल जो है वराहमिहिर की व्रत संहिता के अनुसार लोगों को 3 फसलों की जानकारी थी। अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया। सिंचाई के लिए राहेट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक शब्दावली, जो इतिहास में सीता किसे कहते थे? सीता बोलते थे पहले, अब तो सीता माँ बोलते हैं, लेकिन पहले सीता हल से बनी नालियों को कहा जाता था। हल से जो बनी नालियों को सीता कहा जाता था। करीश सकृत गोबर की खाद को कहा जाता था। अवध कुएं को कहा जाता था। वास्तु गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। खिल ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, बंजर भूमि को खिल कहा जाता। अपहरत बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहरत कहा जाता था। अपहरत भूमि बिना जोती हुई भूमि को। और भूमि क्षत्रिय न्याय, भूमि क्षत्रिय न्याय किसे कहा जाता था? वह नियम जिसके तहत जो व्यक्ति बंजर भूमि को सबसे पहले जोतता था वही उसका स्वामी माना जाता था, वही उसका स्वामी माना जाता था। फसल के वर्गीकरण एवं रोग, फसल वर्गीकरण और उसके रोग। फसल ऋतु खरीफ, रबी और जायद। खरीफ जो फसल है बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। मैं पहली क्लास में भी ये पढ़ा चुका हूं। खरीफ की जो फसल है बुआई होती है जून जुलाई में गर्मी में, और कटाई होती है जैसे ही ठंड की स्टार्टिंग होती है उसकी कटाई स्टार्ट होती है। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। और जून जुलाई में और कौन सी फसल बोई जाती है? बता सकता है कोई? जून जुलाई में और कौन सी फसल बोई जाती है? गन्ना भी तो जून जुलाई में बोया जाता है। फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना।
ठीक है। बुआई खरीफ फसल की जून जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर में। फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। जून जुलाई में बुआई हुई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में और कटाई होती है अप्रैल और मई में। रबी की फसल जो हम ठंड जैसे स्टार्ट होती है बोते हैं, और अप्रैल मई जैसी गर्मी आती है उसे काट लेते हैं। और खरीफ की फसल इसके अपोजिट है, जून जुलाई जैसी गर्मी लगती है हम उसे बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में उसे काट लेते हैं, ठीक है ना। फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। जायद की फसलें बुआई होती है मार्च में, कटाई जून में होती है। ये 60 से 90 दिन के बीच की फसल होती है। इसमें तरबूज होता है, खरबूजा होता है, ककड़ी होती है, खीरा होता है। सरसों, जब गेहूं बोएंगे तो सरसों भी बोएंगे जरूर, क्योंकि गेहूं के अंदर ही सरसों डाल देते थे पहले किसान। फिर आलू भी, मसूर भी, मटर भी, चना भी, ठीक है ना। फसल समझ गए। प्रमुख अब फसल के रोग में बता देता हूं, पहली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन धान की खेती में कौन से रोग लगेंगे? खैरा रोग। ये खैरा रोग क्यों लगता है? जस्ते जिंक की कमी के कारण लगता है खैरा रोग। शीत झुलसा सा हो जाता है, जब फसल झुलसी सी हो जाए तो खैरा रोग बोलते हैं उसे। गेहूं, गेहूं में कौन सा रोग लगेगा? रस्ट रोग, सेहू, रतुआ और कंडुआ की वजह से। गन्ना में रेड रोट लगेगा, रेड रोट रोग। गन्ना लाल लाल हो जाता है रेड रोट की वजह से। मूंगफली में टिक्का रोग, मूंगफली में कौन सा रोग लगेगा? टिक्का रोग। मक्का में पत्तियों में झुलसा रोग, लीफ ब्लाइट। धान में खैरा रोग लगेगा, जस्ते जिंक की कमी के कारण। जैसे शीत झुलसा सा हो जाता है। गेहूं में रस्ट रोग लगेगा, सेहू, रतुआ, कंडुआ। गन्ना में रेड रोट लगेगा, रेड रोट रोग। मूंगफली में टिक्का रोग लगेगा, मक्का में पत्तियों में झुलसा रोग लगेगा। अब मुझे बताओ मटर में कौन सा रोग लगेगा? मटर का आपको बताना है, मटर का कौन सा रोग लगेगा, ठीक है ना। मटर बताओ, कमेंट करके मटर बताओ, मटर में कौन सा रोग लगेगा। प्रमुख कृषि क्रांति, कुछ कृषि क्रांति हुई थी उसके बारे में। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विश्व में हरित क्रांति के जनक। मुझे बताओ जो कृषि क्रांति है, जो हरित क्रांति है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी? तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन वर्ष 1968 में विलियम एस गोड ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और इसकी शुरुआत वर्ष 1966 से 67 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी हरित क्रांति की, ठीक है जी। हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड है, जबकि आरंभिक राज्य पंजाब है। एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी मिला है अब की बार 2025 में। श्वेत क्रांति पढ़ते हैं, हरित क्रांति पढ़ ली तीसरी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति पढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में हुई। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उत्तर प्रदेश 16.21% भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसके बाद राजस्थान आता है। 16.21% दूध उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है जी। इसके बाद राजस्थान में आता है, ठीक है। अन्य प्रमुख क्रांतियां, अन्य प्रमुख क्रांतियों में जैसे नीली क्रांति आती है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है नीली क्रांति। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। जनक है हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन। पीली क्रांति आती है तिलहन उत्पादन, सरसों, सोयाबीन आदि से संबंधित। जनक है सेम पित्रोदा जी। पीली क्रांति के जनक कौन है? सेम पित्रोदा जी। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति मांस एवं पोल्ट्री संप्रसंस्करण से, साथ ही प्याज व झींगा उत्पादन से भी गुलाबी क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जनक है हीरालाल चौधरी जी। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी जी हैं। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण के साथ ही प्याज व झींगा से उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, जनक है विशाल तिवारी जी। लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी जी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। गोल क्रांति है आलू उत्पादन से संबंधित, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सदाबहार क्रांति
समग्र सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा विचार दिया गया था। ग्रे धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। काली कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, कच्चे तेल और बायोडीजल एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, रजत फाइबर क्रांति को। फिर भू राजस्व प्रणालियों में भूमि सुधार। अब पढ़ते हैं भू राजस्व प्रणालियां और भूमि सुधार की बात करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। इसे जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे। इसमें किसान रैयत ही भूमि का मालिक होता था। यह सर्वाधिक 51% क्षेत्र मद्रास, बंबई पर लागू थे। ये 19% क्षेत्र बिहार, बंगाल और उड़ीसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जमींदार को भूमिका का स्वामी माना जाता था। स्थायी बंदोबस्त में रैयतवाड़ी व्यवस्था में थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे। इसमें किसान रैयत ही भूमि का मालिक होता था। यह सर्वाधिक 51% क्षेत्र मद्रास, बंबई पर लागू होता था। महालवाड़ी व्यवस्था हेल्ट मैकिंजो द्वारा प्रतिपादित। इसमें महाल गांव को इकाई मानकर मुखिया से लगान लिया जाता था। यह 30% क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रदेश, आगरा पर लागू होता था। तो महालवाड़ी में कौन थे? हेल्ट मैकिंजो। और रैयतवाड़ी में थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। और स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है जी। स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार में क्या परिवर्तन हुआ? भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य है मध्यस्थ हो, जमींदारों का अंत और जमीन उसकी जोते, लैंड टू द टिलर। भूमि सुधार की तकनीक उपायों में चकबंदी, कंसोलिडेशन और हरबंदी, सीलिंग शामिल है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून वर्ष 1951 में लागू हुआ। पंचवर्षीय योजना कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट में। ठीक है जी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में स्टार्टिंग में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पर बल है। पीसी महालनोबिस मॉडल 1956 से 61, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कृषि पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित भारी उद्योगों जैसे भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला पर जोर दिया गया। भिलाई हमारा किसने बनवाया था? रसिया ने बनवाया था, सोवियत संघ ने। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित योजना में संसाधन आवंटन के लिए जॉन सैंडी और सुखमेव चक्रवर्ती के मॉडल का उपयोग पर आधारित है। ठीक है जी। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1964 में सोवियत संघ की मदद से हुई। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1964 सोवियत संघ की मदद से हुई। यह योजना बुरी तरह असफल रही। कारण 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965 से 66 का भीषण सूखा। योजना अवकाश 1966 से 69 योजना अवकाश। सूखे और युद्ध के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 डीआर गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। प्राथमिकता स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। प्राथमिकता है इसकी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना में। और 1969 में इसरो की स्थापना हुई। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुंदा 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत श्वेत क्रांति में हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में स्टार्टिंग हुई। 4 साल की ये योजना थी। डीपी धर द्वारा तैयार की गई थी। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया और आत्मनिर्भरता।
पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया गया। यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पहले ही वर्ष 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अनवरत योजना आई, फिर रोलिंग प्लान आया। रोलिंग प्लान वर्ष 1978 से 80 के बीच गुन्नार मॉडल के आधार पर जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान आया 1978-80 पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आगत निर्गत मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। गरीबी प्राथमिकता गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। ठीक है जी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसके अध्यक्ष गोविंद राम चिंतालू जी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में हुई। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता थी उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। रोजी उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता मिली। जवाहर रोजगार योजना 1989 शुरू हुई। इसी के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। वार्षिक योजना चली 1990 से 92 तक। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में से 97 में शुरू हुई। राव मनमोहन मॉडल, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण यानी एलपीजी नीति के बाद एलपीजी नीति के बाद स्टार्ट हुई थी। और इसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य था इसमें एचआरडी, मानव संसाधन विकास। नई आर्थिक नीति एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू होने के बाद यह पहली योजना थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी वर्ष 1993 में स्टार्ट हुई। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य 1 जनवरी 1995 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। भारत WTO का सदस्य कब बना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी 1995। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस पंचवर्षीय योजना में आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में स्टार्ट हुई। प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर हुई। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुए। 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुई थी ये पोखरण 2 और परमाणु परीक्षण। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक स्टार्ट हुई थी। प्राथमिकता अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया। प्रति प्राप्ति 7.6% रही। वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% करने का लक्ष्य रखा गया। प्राथमिकता क्या थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया। प्राप्ति 7.6% रही। वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% करने का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्ति 7.6 रही। वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर कितना रखा गया? 21%। 8% रखा गया था जीडीपी का लक्ष्य, 7.6% रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान शुरुआत हुई। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन जी ने रखी। प्राथमिकता तीव्र और अधिक समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। सबसे ज्यादा विकास दर लगभग 8% इसी योजना में हासिल हुआ। तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल है। सफल, ठीक है जी। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है 11वीं। ओके। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। प्राथमिकता तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है जी। महत्वपूर्ण संस्थाएं और योजनाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं और योजनाएं, कौन सी संस्था ने कौन सी योजना स्टार्ट की थी? तो नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अध्यक्ष शिवराम, ये सिमरावन समिति के सिफारिश पर हुई थी और नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद रामन चिंतालू जी इसके अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू हुई, नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था केसीसी। राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एनसीएफ की स्थापना ये स्टार्ट हुई थी 18 नवंबर 2004 को। अब प्रमुख अनुसंधान संस्थान और आईसीएआर, आईसीएआर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएजेडआरआई, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में जोधपुर राजस्थान में की गई थी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएफटीआरआई, यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है, स्थापना वर्ष 1950 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स सीआईएई, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर सीआईएफए, यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, स्थापना वर्ष 1987 में हुई। सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएजेडआरआई, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में जोधपुर राजस्थान में हुई। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी सीएफटीआरआई मैसूर कर्नाटक में इसकी स्थित है, स्थापना वर्ष 1950 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स सीआईएई, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीआईएफए, यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, स्थापना वर्ष 1987 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन सीआईएफईई, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, स्थापना वर्ष 1961 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज सीआईआरबी, यह हिसार में है। यह कहाँ है? हिसार में। यह हिसार में है, हरियाणा में स्थित है हिसार। कहाँ है? हरियाणा में। वर्ष 1985 में सीएआरआई की स्थापना हरियाणा हिसार में। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसडब्ल्यूआरआई, यह एविक कागना राजस्थान में स्थित है, स्थापना 1962 में हुई थी। सेंट्रल टुबको रिसर्च इंस्टीट्यूट सीटीआरआई, यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है, स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसएसआरआई करनाल हरियाणा में वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक है जी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर सीआईएसएच लखनऊ उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984 में स्थापित हुआ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई कटक ओडिशा में वर्ष 1946 में स्थापित हुआ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई शिमला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई कटक ओडिशा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सीएआरआई इज्जतनगर बरेली यूपी। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीआईएमएपी लखनऊ। ठीक है जी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान सीआईआरजी मखदूम मथुरा यूपी। उत्तर प्रदेश विशेष कृषि। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में 9 है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की विधिवत स्थापना 1 मई 1920 को हुई थी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1964 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। आम उत्पादन लखनऊ में मलिहाबादी और दशहरी आम होता है। सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी में लंगड़ा आम प्रमुख है। मलिहाबादी और दशहरी आम। अमरूद उत्पादन प्रयागराज में कौन सा आम होता है? इलाहाबादी सफेदा। बरेली और अयोध्या में भी अमरूद होता है। आंवला प्रतापगढ़ का जिक्र मध्य मैदानी क्षेत्र में है। सामान्य ज्ञान आधारित तथ्य है प्रतापगढ़। संतरा, नींबू, लीची सहारनपुर और मेरठ के क्षेत्र में होती है। केला उत्पादन उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला पैदा किया जाता है। किसमें है? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फांसो, दूधसागर केला, चीनी चंपा केला, मालभोग केला, अल्फांसो केला। अमरूद उत्पादन प्रयागराज, बरेली और अयोध्या जिलों के प्रमुख मुख्य रूप होते हैं। किसमें है? अमरूद की किस्में कौन कौन सी है? हाफजी,
लखनऊ 49 सरदार मतलब, करेला प्रयागराज सफेदा। संतरा उत्पादन यह मुख्य रूप से सहारनपुर जिले में पैदा किया जाता है। लीची उत्पादन यह सहारनपुर और मेरठ जिले में पैदा की जाती है। माल्टा उत्पादन मेरठ वाराणसी और सहारनपुर जिले में होता है। नींबू उत्पादन सहारनपुर मेरठ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। ठीक है जी। अब आता है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। इतिहास पढ़ते हैं। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति एवं विदत का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में प्रशासन दो भाग, पुर होता है नगर और जनपद होता है ग्राम में विभाजित था। सल्तनत काल में स्थानीय स्वशासन, सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सुल्तानों द्वारा प्रांतों को विलायत कहा जाता था। लॉर्ड मेयो 1870 में पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर सुदृढ़ किया। लॉर्ड मेयो ने 1870 में पंचायतों को। नेक्स्ट आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जी ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संवैधानिक निर्देश। संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो जनमत वह करेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सके, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है ना। पंचायती राज से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए हुआ। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 1958 को लागू हुई। बलवंत राय मेहता समिति की 1 अप्रैल 1958 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से औपचारिक पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हुई। अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे, मंडल पंचायत और जिला परिषद की संस्तुति दी। इन्होंने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। अशोक मेहता समिति ने। मैं एक बार फिर समितियां पढ़ा देता हूं। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम में, मध्यवर्ती, जिला और जिला स्तर का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 1958 को लागू हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में औपचारिक पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे, मंडल पंचायत और जिला परिषद की संस्तुति दी। इन्होंने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। जीवीके राव समिति 1985। इस समिति ने योजना आयोग की सिफारिश पर गठन, जिसने जिला स्तर को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का सुझाव दिया। इस समिति ने योजना आयोग की सिफारिश पर गठन, जिसने जिला स्तर को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का सुझाव दिया। जीवीके राव समिति ने योजना आयोग की सिफारिश का गठन, जिसने जिला स्तर को योजना बुनियादी इकाई बनाने का सुझाव दिया। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। न्यायिक न्यायाधिकरण, जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव रखा। पी.के. थुंगन समिति 1989। इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, जिसके आधार पर बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? पी.के. थुंगन समिति 1989। ठीक है जी। 73वां संवैधानिक संशोधन पढ़ते हैं 1992 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए हुआ। ग्रामीण स्थानीय शासन लागू हुई है। अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संवैधानिक स्थिति, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कार्य विषय, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायत विधि बना सकती है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
संवैधानिक स्थिति, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। कार्य विषय, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायत विधि बना सकती है, पंचायत कानून बना सकती है। त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती स्तर मतलब पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद है। पंचायत का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव आवश्यक नहीं है। सदस्यता आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण अनुच्छेद 243D, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% स्थान आरक्षित है। ग्राम सभा, यह राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव को पंजीकृत मतदाताओं का समूह है। अनुच्छेद 243 है। सदस्यता आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243D में है SC ST की जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% स्थान आरक्षित है। ग्राम सभा या राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव को पंजीकृत मतदाताओं का समूह है 243A में। 243A में प्रथम राज्य 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश इस अधिनियम का पालन करने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश। बैठकें और कार्य प्रणाली, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होने अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः महीने में 1 बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 भाग होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी वीडियो होता है। वीडियो, विलेज पंचायत ऑफिसर। ग्राम पंचायत की प्रमुख 6 समितियां होती हैं। ग्राम पंचायत की 6 प्रमुख समितियां होती हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 समितियां गठित होती हैं। नियोजन एवं विकास समिति, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। निर्माण कार्य समिति, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान या उसके द्वारा नामित सदस्य होता है। शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष उप प्रधान होता है। इसका अध्यक्ष, शिक्षा समिति का अध्यक्ष उप प्रधान होता है। प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला सदस्य इसका नेतृत्व करती है, स्वास्थ्य और कल्याण समिति का। जल प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान होता है। विशेष नोट है, भूमि प्रबंधक समिति LMC का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और इसका सचिव उस क्षेत्र का लेखपाल पटवारी ग्राम स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। जल प्रबंधन समिति, LMC समिति, भूमि प्रबंधक समिति जो होती है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। ये थोड़ा सा ये बता दूं मैं आपको। इसमें है अनुच्छेद से संबंधित 243 और 243O। अब 243A ग्राम सभा, पहले 243 में परिभाषा आ गई और 243A में ग्राम सभा आ गया। 243B में पंचायतों का गठन करेंगे, पहले ग्राम सभा आया फिर पंचायतों का गठन। 243C में पंचायतों का संरचना होगा और D में स्थानों का आरक्षण होगा। E में पंचायतों की अवधि होगी। F में सदस्यता के लिए निर्हताएं होंगी, मतलब योग्यता। G में F के बाद G आता ना, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व होगा। H में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां होंगी। I में वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन होगा। J में पंचायतों के लिए लेखाओं का संरक्षण होगा। K में पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा। L में नई संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा। M में इस भाग का कुछ क्षेत्र पर लागू न होना। N में विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बने रहना। O में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। तो A में बताया गया ग्राम सभा, ग्राम सभा होगी A में। पहले 243 से 243A है तो 243 में परिभाषा होगी, 243A में ग्राम सभा होगी, 243B में पंचायतों का गठन होगा, 243C में पंचायतों का संरचना होगा, 243D में स्थानों का आरक्षण होगा, 243E में पंचायतों की अवधि होगी, 243F में सदस्यता के लिए निर्हता योग्यताएं होगी, 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व होगा, 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उनकी विधियां होंगी। 243I में वित्तीय स्थिति के
पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन होगा। 243 जे में पंचायतों के लेखाओं का संप्रेक्षा होगी। के में पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा। एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एम में इस भाग का कुछ क्षेत्र पर लागू ना होना। एन में विद्यमान विधियों एवं पंचायतों के बने रहना। ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन होना। अब आता है थोड़ा सा पैसा अधिनियम देखते हैं। पीईएसए अधिनियम 1996, पूरा नाम है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम। यह भूरिया समिति 1994 की सिफारिशों पर आधारित है। भूरिया समिति 1994, इसका उद्देश्य है संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वें अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना। विशेषता क्या है इसकी? ग्राम सभा को विशेष अधिकार और अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता मिलना। भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था पैसा अधिनियम 1996 में। अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, भाग 9 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तारित करना। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन क्या है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नगरीय स्वशासन। यह 73वां ग्रामीण था, ये नगर का है। यह अधिनियम उसमें 29 विषय थे, इसमें 18। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। संवैधानिक स्थिति संविधान में भाग 9A 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कार्य विषय 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से जुड़े 18 विषय शामिल है इसमें। इतिहास, भारत में पहला नगर निगम 1687 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ। 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कलकत्ता और बंबई में नगर निगम बने। संरचना, नगर पंचायत ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए। नगर पालिका परिषद छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक आबादी। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक आबादी। वार्ड समितियां 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन होगा। नगर पंचायत क्या होगा? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए। नगर पालिका परिषद छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक आबादी। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक आबादी। वार्ड समितियां 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन होता है। आरक्षण, अनुच्छेद 243 SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 ZD का प्रावधान है। महानगर योजना समिति अनुच्छेद 243 ZE के तहत प्रावधान है। अब 243 से 243 O तक हमने पढ़ा। अब 243 P से 243 ZG तक पढ़ेंगे। जैसे 243 P परिभाषा और संरचना है इसकी। फिर नगर पालिका Q में नगर पालिका का संविधान का गठन है। नगर पालिका का संविधान गठन। 243 R में नगर पालिका की संरचना है। S में वार्ड समितियों का गठन है। फिर T में स्थानों का आरक्षण है। फिर U में नगर पालिकाओं की अवधि है। फिर V में सदस्यता के लिए निर्हता योग्यताएं हैं। फिर W में शक्तियां एवं प्राधिकार का एवं उत्तरदायित्व है। X में कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं ये विधियां हैं। Y में वित्त आयोग है। Z में लेखाओं की संप्रेक्षा है। ZA में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। ZB में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना है। ZC में इस भाग का कुछ क्षेत्र में लागू ना होना है। ZD में जिला योजना के लिए एक समिति है। ZE में महानगर योजना के लिए समिति है। ZF में विद्यमान विधियों में नगर पालिकाओं का बने रहना है। ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। तो ZG तक है ना, और P में क्या है? ZP से ZG तक है। 243 आर्टिकल के ZP से लेके 243 आर्टिकल के ZG तक इसमें नगर पालिका से संबंधित दिया है। ठीक है। P में है नगर परिभाषा और संरचना। फिर B में है, Q में है नगर पालिका का संविधान का गठन। R में है नगर पालिका की संरचना। फिर वार्ड समितियों का गठन, संरचना। फिर T में स्थानों का आरक्षण। U में नगर पालिकाओं की अवधि। V में सदस्यता के लिए निर्हता योग्यता मतलब। W में शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। X में कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उनकी विधियां। Y में वित्त आयोग। Z में लेखाओं की संप्रेक्षा। Z में नगर पालिकाओं के निर्वाचन। ZB में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। ZC में इस भाग का कुछ क्षेत्र में ना लागू होना। ZD में जिला योजना के लिए समिति। ZE में महानगर योजना के लिए समिति। ZF में विद्यमान विधियों एवं नगर पालिकाओं का बने रहना। ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है जी। अब आते हैं सहकारी समिति के बारे में पढ़ेंगे। सहकारी समिति परिभाषा
लोग समानता के आधार पर आर्थिक हितों के लिए मिलकर काम करते हैं सहकारी समिति में। किसके लिए? समानता के आधार पर हितों सहकारी समिति संवैधानिक दर्जा कौन? संवैधानिक संशोधन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा प्रदान किया गया। नया भाग संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। 9B अनुच्छेद 243 से 243 ZH से 243 ZT तक। इतिहास भारत में शुरुआत सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 ईस्वी से हुई। ठीक है जी। फिर आता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। अभी तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी हमने, उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम, क्षेत्र और जिला 1961 से 1962 में पूरी तरह से लागू हुई। 73वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना 23 अप्रैल 1994 में हुई। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रथम आयुक्त श्री रामदास सोनकर जी हैं। वर्तमान आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह है। निर्वाचन आयोग प्रथम आयुक्त श्री रामदास सोनकर जी हैं, वर्तमान आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग गठन 1994 में हुआ। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। पांचवा वित्त आयोग गठन वर्ष 2015 में सिफारिश से अप्रैल 2020 तक लागू। और निर्वाचन आयोग 1994 में स्थापना हुई। राज्यपाल 6 या 70 वर्ष की आयु। प्रथम श्री रामदास सोनकर जी, वर्तमान में आयुक्त श्री राज प्रताप जी। 94 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का वित्त आयोग 94 में 5 वर्ष राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। पांचवा वित्त आयोग गठन वर्ष 2015 में सिफारिश से अप्रैल 2020 से लागू। न्याय पंचायत वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत का किया गया। महिला आरक्षण उत्तर प्रदेश 1/3 33% स्थान आरक्षित हैं। 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की निधि निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्तों का क्रम है श्री रामदास सोनकर जी 1994 से 96, डॉक्टर यशपाल सिंह जी 1996 से 2001, श्री एफ परिमिता प्रसाद सिंह जी 2001 से 2007, श्री राजेंद्र भोनवाल जी 2007 से 2012 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों क्रम। और श्री सतीश कुमार अग्रवाल जी 2012 से 2017, श्री मनोज कुमार जी 2018 से 2024, श्री राज प्रताप सिंह जी 2024 से अब तक। पहले सोनकर जी हैं और अब जो चल रहे हैं प्रताप सिंह जी हैं। 1994 में स्थापना हुई थी। ठीक है। ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास परिचय एवं जानकारी। ग्रामीण विकास करता है ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय पक्षों का सर्वांगीण विकास करना या उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल जनसंख्या 6,40,930 है। 2011 के अनुसार 6,40,930। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5,000 से कम हो, जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो और कामकाजी पुरुषों में का 25% हिस्सा कृषि कार्य में लगा हो। 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम हो, वो गांव के अंदर आता है। ग्रामीण जनसंख्या भारत की कुल आबादी का 68.89% लगभग 83.33 करोड़ लोग गांव का हिस्सा हैं जो गांव में निवास करते हैं। वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण आबादी में लगभग 12% की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयुक्त ग्राम्य विकास का पद सृजित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व एवं शुरुआती ग्रामीण विकास कार्यक्रम। श्री निकेतन योजना 1922, इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी। मार्थडम परियोजना 1921 डॉक्टर स्पेंसर हेंच द्वारा शुरू की गई थी। गुड़गांव परियोजना 1920, इसके प्रारंभकर्ता FL ब्रायन थे। बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1932 BT कृष्णाचारी द्वारा शुरू किया गया। सेवा ग्राम योजना 1936 महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई। स्वतंत्रता पूर्व एवं शुरुआती ग्रामीण विकास कार्यक्रम श्री निकेतन योजना 1922, इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई।
मार्थडम परियोजना 1921 डॉक्टर स्पेंसर हेंच द्वारा शुरू की गई। गुड़गांव परियोजना 1920 इसके प्रारंभकर्ता LF ब्रायन थे। बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1932 BT कृष्णाचारी द्वारा शुरू की गई। सेवक ग्राम योजना 1936 महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई। इंडियन विलेज सर्विस 1945 AT मोसर एवं BN गुप्ता द्वारा शुरू की गई। फिरका विकास योजना 1940 मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आदर्श ग्राम योजना 1903 सर डैनियल हैमिल्टन द्वारा शुरू की गई थी। सर डैनियल हैमिल्टन द्वारा शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का इतिहास। ग्रामीण विकास मंत्रालय का इतिहास। मंत्रालय का गठन अक्टूबर 1974 में यह खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक विभाग के रूप में हुआ। नाम परिवर्तन 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय बना। 23 जनवरी 1982 को इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ। वर्तमान मंत्री वर्ष 2025 ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है 2025 तक। ठीक है जी। राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर पोमासानी। राज्य मंत्री 2025 डॉक्टर चंद्रशेखर पोमासानी और कमलेश पासवान जी हैं। मंत्रालय के विभाग और कार्य विभाजन। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। दो मुख्य विभाग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दो मुख्य विभाग कार्य करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग यह विकास विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण या VBGR रामजी योजना, PM ग्राम सड़क योजना, PMGSY और आवास जैसी योजनाओं को लागू करता है ग्रामीण विकास विभाग। और भूमि संसाधन विभाग कौन सी योजनाओं को लागू? यह मरुस्थलीय सूखा प्रबंध क्षेत्रों का विकास, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन IWMP और भू अभिलेख आधुनिकीकरण NLRMP जैसे कार्य को देखता है। बंजर भूमि विभाग 2 जुलाई 1992 को मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया 1992 को जी। मंत्रालय की ऐतिहासिक घटनाएं। जनवरी 1985 मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय से बदलकर कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 1991 का बदलाव 5 जुलाई 1991 को इसे पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया गया। राष्ट्रपति R वेंकटरमन और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय 1991 का बदलाव 5 जुलाई 1991 को इसे पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया गया। राष्ट्रपति और R वेंकटरमन और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय। ठीक है जी। 1999 का बदलाव। 1999 का जो बदलाव हुआ था, वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। उस समय राष्ट्रपति R.K. नारायण और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे उस समय? राष्ट्रपति R.K. नारायण और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय नाम बदलकर पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। ठीक है जी। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यह मंत्रालय CIRDAP यानी अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण संगठन और AARDO यानी सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र संगठनों के लिए भारत की ओर से नोडल विभाग है। फिर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को लागू करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा घोषित किए गए। इसे वर्ष 1982, वर्ष 1986 और अंत में वर्ष 2002 में पुनर्गठित किया गया। वर्तमान स्थिति, अभी देश में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 TTP में 2006 लागू है, जो 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ था। कार्यक्रम का मूल मंत्र है गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता। यह विशेष रूप से ग्रामीण और वित्तीय वर्गों SC ST गरीब महिलाओं पर केंद्रित है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है। अब 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या है। 20 सूत्री कार्यक्रम में वानिकी की नई व्यूह रचना और ग्रामीण निर्धनता का निवारण और पर्यावरण का संरक्षण, उपभोक्ता का समुत्थान, गांवों के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी प्रशासन, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यूह रचना, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग, भूमि की अच्छी फसलें, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, पीने के पानी साफ, सबके लिए स्वास्थ्य, 2 बच्चों का मानक, शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, महिलाओं के लिए समानता, युवाओं के लिए नए अवसर,
व्यक्तियों के लिए आवास, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार, ये 20 सूत्री कार्यक्रम था। ये 20 सूत्री कार्यक्रम। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें, नवीनतम आंकड़े, कृषि एवं आर्थिक विकास योगदान स्वरूप जीडीपी में हिस्सेदारी वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 अंतिम अनुमान के लिए देश की जीडीपी में कृषि और संबद्ध गतिविधि का योगदान लगभग 16% है। विकास के चालक बागवानी, मवेशी, लाइव स्टॉक और मत्स्य पालन क्षेत्र कृषि के संपूर्ण विकास में मुख्य चालक ड्राइवर्स बनकर उभरे। फसल उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे 2 साल आंदोलन चला था भाई। खरीफ उत्पादन, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। गर्मी में बोई जाती है और ठंड लगती काट लेती है। 2024 में खरीफ उत्पादन के 1647.05 लाख मीट्रिक टन एलएमटी तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि हुई है। ठीक है जी। एमएसपी में वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत पर अरहर, तूर के लिए 59% और बाजरा के लिए 77% की एमएसपी वृद्धि की गई। जलवायु अनुकूलन, जलवायु सहनीय फसल किस्मों और कृषि तौर तरीके में सुधार और दीर्घ वृद्धि में मूल्य स्थिरता और जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक बताया गया है। कृषि से संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन, मत्स्य पालन फिशनरी 2011-12 से 2021-22 के दौरान इस क्षेत्र ने 8.7% की सर्वोच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की। पशुपालन लाइव स्टॉक, इस अवधि में पशुपालन क्षेत्र में 5.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम किसान योजना, 31 अक्टूबर 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला। पीएम किसान मानधन योजना, इस योजना के तहत 23.61 लाख किसान नामांकित हैं। 23 करोड़ 61 लाख। खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण अवसंरचना और विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत, अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत नवंबर 2024 के बीच, अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 1.92 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। अब कुल 3.64 लाख गांव ओडीएफ प्लस हो गए। बिजली सौभाग्य, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,374 गांवों और 2.9 करोड़ घरों को बिजली सुविधा प्रदान की गई। डिजिटल कनेक्टिविटी भारत निधि योजना, पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड के तहत दिसंबर 2024 तक 10,700 दूर दराज के गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं पहुंचाई गई। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, रूरल हेल्थ स्कीम पढ़ते हैं। तो रूरल हेल्थ स्कीम, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, एक परिचय। रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर हम सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% मतलब 2025 तक करना है। वर्तमान 2024-25 के अनुमानों के अनुसार यह लगभग 2.1% से 2.2% रहा। अब 2.5% करना है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में यहाँ 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब 2024-25 तक इनकी संख्या 730 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 तक के तहत नए एम्स की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों का विकास किया जाता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या 7 वर्ष 2014 से बढ़ाकर 2022 से अधिक परिचालन और निर्माणाधीन हो गई हैं। ठीक है जी। और आप फिर देखते हैं हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में 1.73 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित। यदि एलोपैथिक और आयुष दोनों डॉक्टरों को शामिल किया जाए तो देश ने WHO के अनुशंसित 1:1000 के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को प्राप्त कर लिया है। एक डॉक्टर 1000 लोगों के लिए है। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किए जाते हैं। वर्तमान मंत्री
वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मंत्रालय ने हेल्थ इंडिया नाम की वेबसाइट शुरू की है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है इसका मतलब। ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति भोरे समिति का गठन वर्ष 1943 में सर एस जोसेफ विलियम भोरे की अध्यक्षता में हुआ, जिसने वर्ष 1947 में रिपोर्ट दी। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की 3 प्रणालियां, प्राथमिक PHC, द्वितीयक SHC और तृतीयक THC। ठीक है जी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। देश की नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 15 मार्च 2017 को लागू की गई थी। इस नीति में रोग के इलाज के बजाय निरोग रहने, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को GDP के 2.5% तक पहुंचाना है। 2024 तक 2.2% तक रहा। जीवन प्रत्याशा लक्ष्य 2025 तक जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक करना है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक पूर्णतः समाप्त करना है। प्रजनन दर 2025 तक प्रजनन दर घटाकर 2.1% करना है। शिशु मृत्यु दर लक्ष्य 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर को घटाकर 23 करना है। 23। मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य वर्ष 2020 तक इसे कम करके 100 पर लाना है। अंधापन, नेत्रहीनता को वर्ष 2023 से घटाकर 0.25 प्रति 1000 व्यक्ति करना है। प्रमुख बीमारियां। मलेरिया जो बीमारी है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1953 में शुरू हुआ। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टीबी क्षय रोग, राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम वर्ष 1962 में शुरू हुआ और वर्ष 1997 में डॉट्स प्रणाली अपनाई गई। कुष्ठ रोग, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरू हुआ। विदित हो कि भारत को वर्ष 2007 में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, भारत में पहला मामला वर्ष 1986 चेन्नई में मिला। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की स्थापना 1992 में हुई। तो आज की हम अपनी क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं ग्रामीण विकास के, उनके साथ टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर जो यूपी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।